हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन में इससे प्रॉब्लम पूछते हैं। और इसमें हम लोग बेसिकली रोलिंग मोशन के टोटल 21 प्रॉब्लम्स देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग थ्योरी देखेंगे। सो इसका पूरा मैं एक आउटलाइन तैयार कर दिया हूँ कि हम लोग क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। और ये यहाँ पर जो कंसेप्ट डिस्कस होंगे ना, वो एक वीडियो में इतने सारे कंसेप्ट्स रोलिंग मोशन के ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, साथ ही साथ किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आइए हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं, पहले उसका आइडिया ले लेते हैं। पहले हम लोग 21 प्रॉब्लम्स देखेंगे, साथ ही उसमें जो जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको भी हम लोग समझेंगे। और फिर हम लोग जब थ्योरी पार्ट देखेंगे तो पहला होगा उसमें रोलिंग ऑन द प्लेन सरफेस, और इसमें हम लोग स्लीपिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट इन प्योर रोलिंग, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पॉइंट इन प्योर रोलिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट इन प्योर रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, और रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। फिर डिफरेंट टाइप के शेप्स के बॉडी का काइनेटिक एनर्जी में कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ये सब से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, और ये सारे होंगे रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। फिर आएगा रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट, और इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम फॉर डिफरेंट बॉडीज। मीन्स किसी इंक्लाइनेशन पर यदि अलग अलग टाइप के शेप के बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो किसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम क्या होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा प्योर रोलिंग में, फ्रिक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, कितना फ्रिक्शन लगेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि रोलिंग, स्लाइडिंग और फॉलिंग में क्या डिफरेंस है, इसका एक कॉम्परेटिव एनालिसिस करेंगे। फिर फोर्थ जो कंसेप्ट होगा वो होगा मोशन ऑफ कनेक्टेड मास का, और इसमें हम लोग देखेंगे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट मास, टेंशन इन स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। लास्ट में हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ टॉपलिंग ऑफ ब्लॉक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको टाइम स्टैम्पिंग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर वीडियो से पहले मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर थ्योरी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑन रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन पर। ए डिस्क ऑफ रेडियस 20 cm and mass half kg is rolling on an inclined plane. Find out the frictional force so that disc performs pure rolling. ये बेसिकली एम्स 2019 से पूछा गया है। जब कोई इंक्लाइन प्लेन पर आता है जहाँ पर इंक्लाइनेशन आपको यदि थीटा हो, तो जो सारे फार्मूला यूज़ में आते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, इस पर जो एक्सेलरेशन होगा, यदि एक्सेलरेशन ए मानोगे तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा, और पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। यदि प्योर रोलिंग करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से कम भी हो सकता है, और यहाँ पर फोर्स इस पर लगेगा mg cos थीटा, और यहाँ पर होगा नॉर्मल। बेसिकली जब हम लोग थ्योरी देखेंगे तो इस सारा चीज़ को कैसे ये फार्मूला डिराइव हुआ उसको भी देखेंगे। अभी के लिए आप बस फार्मूला जान जाओ। तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है ए, वो होता है g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + k² r², जहाँ पर k क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, आप कभी ऐसा रहे ना फॉर्मूला तो उसको ऐसे भी आप चेंज कर सकते हो, g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो mk² आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल हो जाएगा अबाउट सेंटर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर डिवाइडेड बाई mr²। ये दोनों फार्मूला हो सकते हैं इसमें। अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा, h हाइट क्रॉस करके जब यहाँ पर आया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, उसके लिए फार्मूला है v = √2gh डिवाइडेड बाई 1 + k² r²। फिर इसको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए फार्मूला t है 1/sin थीटा √2h/g 1 + k² r²। अब ये देखो, ये तो हाइट के टर्म में हो गया। यदि आपको लेंथ के टर्म में निकालना हो यही टाइम, तो कैसे निकालोगे। देखो L क्या होगा, यहाँ पर देखो h हो गया L sin थीटा। ठीक है, आप h की जगह L sin थीटा पुट करोगे तो भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/sin थीटा को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा √h का वैल्यू हो गया 2L sin थीटा बाई g sin² थीटा 1 + k² r²।
that is equal to square root 2l by g sin थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आपको हो गया टाइम का, कितने टाइम में आएगा। यदि मैं फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो हर जगह जहाँ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था, फ्रिक्शन फोर्स में आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर का टर्म आया। फिर यदि आपको निकालना हो कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, सो आप देखो कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, वो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पॉसिबल है म्यू एम जी कॉस थीटा, उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा। दैट इज एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। आपको मालूम है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, और एन का वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा है, सो म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स जो रोलिंग में लग रहा है वो इससे कम भी हो सकता है। सो ये आप लिखोगे, इसके इक्वल कर दोगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आ जाएगा म्यू इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो ये सारे फार्मूला हैं जिसका यूज़ होने वाला है। ये आपको फार्मूला नंबर 1 है, ठीक है, ये आपको फार्मूला नंबर 2 है, ठीक है, ये फार्मूला नंबर 2 है, ये आपको फार्मूला नंबर 3 है, ठीक है, ये फार्मूला नंबर 4 है, ये फार्मूला नंबर 5 है। और रोलिंग के जो प्रॉब्लम, रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन के प्रॉब्लम ना इसी सबसे सॉल्व हो जाते हैं। सो देखो ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि डिस्क है, ठीक है, पहला चीज़ डिस्क है, इसका रेडियस दिया गया है, मास दिया गया, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स का आपने फार्मूला निकाल लिया है एम जी साइन थीटा। सो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। सो 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। डिस्क के केस में क्या होगा, आपको मालूम है कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से जो एक्सिस पास करे और परपेंडिकुलर हो वो होगा एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2k। तो ये इक्वल होता है एम आर स्क्वायर बाई 2k, और आप इसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दिए तो यहाँ से ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। सो 1 प्लस 2 डेट इज एम जी साइन थीटा बाई 3। सो क्लियरली फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया एम जी साइन थीटा बाई 3, और वैल्यू पुट कर दो। तो मास है हाफ के जी, जी का वैल्यू 10 ले लो, साइन 45 डिग्री का वैल्यू हुआ 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाई 3 डेट इज़ 5 बाई 3 स्क्वायर रूट 2 न्यूटन। तो आप आंसर देखो 5 बाई 3 स्क्वायर रूट 2 न्यूटन सी है। कितना आसान प्रॉब्लम है, यदि आपको ये फार्मूला पता है तो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली हम लोग 5 फार्मूला सीखे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि एम्स 2019 से पिक किया गया है। अ स्फीयर प्योर रोल्स ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विथ इनिशियल वेलोसिटी 2.8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन द इंक्लाइन प्लेन। सो इनिशियली इसको इस स्पीड से 2.8 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, फिर भेजा जा रहा है। सो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है 2.8 मीटर पर सेकेंड, और आपको निकालना है कितना डिस्टेंस तक ये गया। तो सपोज करो कि ये इस डिस्टेंस तक गया, जिसको मैं यहाँ पर एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइन प्लेन होता है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है रेडियस है और के क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है। सो अब यहाँ पर अब देखो कि ये स्फीयर है। सो स्फीयर के केस में क्या होगा, स्फीयर के केस में आपको मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अबाउट द सेंटर एम के स्क्वायर, और ये होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। सो क्लियरली यहाँ से आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 एंड एक्सेलरेशन इज जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5। सो जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 7/5 दैट इज़ 5/7 जी साइन थीटा। तो ये आपको निकल गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब सिंपल ये सपोज करो कि ये चलते चलते यहाँ तक आया है और स्टॉप हो गया,
तो आपको यही एस निकालना। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आपको यूज़ करना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू हो गया 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 2। एक्सलरेशन आपको निगेटिव होगा। सो एक्सलरेशन जो है वो इस तरफ लग रहा है, इस तरफ आपको एक्सलरेशन क्या लग रहा है, a लग रहा है, जिसका वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया है। क्योंकि ये प्योर रोल कर रहा है। यदि ये स्लाइड करता, ये क्या करता, स्लाइड करता, ससरता, स्लीप करता, तो आप सीधे जी साइन थीटा बोलते। प्योर रोलिंग के केस में ये हो जाएगा। सो ये हो गया ट्वाइस इंटू -5/7 जी साइन थीटा इंटू एस, और ये हो गया एस इज इक्वल टू 2.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10/7 जी साइन थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यही आ जाएगा आंसर। तो 7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, और ये यहाँ पर हो गया डिवाइडेड बाई 10 इंटू जी का वैल्यू भी 10 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। तो ये हो गया 14 इंटू 2.8 इंटू 2.8 डिवाइडेड बाई 100, और ये देखोगे तो क्या आएगा 109.76 डिवाइडेड बाई 100, डेट इज़ 1.0976। अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया 1.1 मीटर। सो आंसर होगा 1.1 मीटर। ऑप्शन देखो तो कोई भी ऑप्शन इसके क्लोज नहीं है। तो आपके माइंड में आ सकता है क्या ये गलत है क्या, तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प से भी, और तब देखते हैं कि यही चीज़ आता है या अलग चीज़ आता है। तो आप देखोगे कि सेम चीज़ आएगा। ठीक है। सो ये मेरा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में आप देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से जा रहा है v वेलोसिटी से। ये एंगल आपको थीटा यदि हो, ये एंगल थीटा हो, और ये लेंथ यदि l है, सपोज करो कि यहाँ तक आया है, ये लेंथ यदि l हो और ये थीटा है, तो ये हाइट h हो जाएगा, और h का वैल्यू होगा l साइन थीटा। क्लियर है। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। इसका इनिशियल एनर्जी चूँकि रोल कर रहा है तो इसमें दोनों होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा। सो टोटल एनर्जी यहाँ पर हो गया, इनिशियल पॉइंट पर हो गया नेट काइनेटिक एनर्जी, डेट इज़ KT प्लस KR, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, डेट इज़ 1/2 mv²। ट्रांसलेशनल हो गया, रोटेशनल होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और प्योर रोलिंग के केस में आपको मालूम है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा होता है। ये दोनों कंडीशन होता है प्योर रोलिंग का। सो ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 mv² प्लस 1/2 mk² v² बाई r स्क्वायर, इट इज़ 1/2 mv² 1 प्लस k² बाई r स्क्वायर। ये हो गया आपको नेट काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। सो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हो गया और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो नेट काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। सो mgh, सो आप कर दोगे mgh, h का वैल्यू है l साइन थीटा, डेट इज़ mg l साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 mv², जहाँ v का वैल्यू क्या है 2.8, और 1 प्लस k² बाई r स्क्वायर क्या होगा इस केस में, k² बाई r स्क्वायर होगा 2/5। सो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यहीं से आ जाएगा l का वैल्यू, l इज इक्वल टू 1/2 v² 7/5 डिवाइडेड बाई g साइन थीटा। सो l का वैल्यू हो गया v² 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10g साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया। सो 14 इंटू 2.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। सो आप देख रहे हो सेम चीज़ आ गया, और इसका भी आंसर हो जाएगा 1.1 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली। सो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आंसर यही आएगा। आई थिंक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। और हम लोग अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ये आपको नीट 2013 से पिक किया गया है। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप टू अ कर्व सरफेस विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v, इट रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 3v² 4g विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजिशन, द ऑब्जेक्ट इज। तो पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इस टाइप से फिगर हो गया कि ये जो है ना,
किस हाइट तक गया है, ये हाइट है 3v²/4g, ठीक है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को आप दिए थे इनिशियल वेलोसिटी v, तो आपको कैलकुलेट करना है कि ये ऑब्जेक्ट है क्या चीज़। तो सिंपली आप यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे। यहाँ पर इनिशियल एनर्जी क्या होगा आपको मालूम है, आपने जस्ट अभी निकाला है 1/2 mv² + 1/2 I ω², इट इज़ 1 mk² × v²/r²। सो ये हो गया 1/2 mv², 1 + k²/r²। ये हो गया आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये फाइनल जो आपको एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh। सो mgh का वैल्यू है 3v²/4g। सो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया और ये हो गया 3v²/4 = 1/2 v², 1 + k²/r²। और यहाँ से आ गया आपको 3/2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3/2 = 1 + k²/r² और k²/r² = 1/2। तो आपको ये निकल के आया k²/r² हुआ 1/2 के इक्वल, दैट इज mk² = मोमेंट ऑफ इनर्शिया = mr²/2। अब बताओ mr²/2 किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², रिंग के केस में होता है mr², डिस्क के केस में होता है mr²/2 और सॉलिड स्फीयर के केस में होता है 2/5 mr²। सो अब देखो कि डिस्क के केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है, आंसर बी होगा। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, जो कि JEE 2006 से पिक किया गया है। ए सॉलिड सिलेंडर इज रोलिंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, देन मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये आपको रफ इंक्लाइन प्लेन है, इसलिए वो रोल कर पा रहा है। यदि प्लेन सरफेस होता है, एकदम चिकना होता ना, तो फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होता तो ये ससड़ जाता, स्लीप कर जाता और रोल नहीं कर पाता। इसलिए वो रोल करे, इसलिए रफ होना बहुत ज़रूरी है। इसका इंक्लाइनेशन थीटा होगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये पीछे की तरफ लग रहा है और यही एक्चुअल में इसको रोल करा रहा है। सो फ्रिक्शनल फोर्स विल ऐड रोटेशन बट हिंडर्स ट्रांसलेशन। क्यों हिंडर्स ट्रांसलेशन कर रहा है? बिकॉज आप देखो, यदि इसका इस तरफ एक्सेलरेशन a है तो इस तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। तो क्लियरली mg sin थीटा माइनस f = ma। सो ये ट्रांसलेशन मोशन को देखो कि फ्रिक्शनल फोर्स हिंडर कर रहा है, बट रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क = I अल्फा हो गया। और एकमात्र केवल फ्रिक्शन फोर्स ही है जो कि रोल करे, इसके लिए टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। इसके लिए कौन से डायरेक्शन में? देखो इसके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी इधर तरफ क्या लग रहा है? mg cos थीटा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ। ये कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क केवल फ्रिक्शन फोर्स ही प्रोड्यूस कर रहा है। सो ये टाउ = I अल्फा हो जाएगा और F × I/R = mk² अल्फा का वैल्यू क्या हो गया? a/r। इट इज़ F = mk² a² हुआ। अब इन दोनों को इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, बिकॉज ये आपको प्योर रोलिंग का केस था, ठीक है। अल्फा = a/r। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखोगे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आया था mg sin थीटा / 1 + r²/k²। सो अब देख करके ऑप्शन आप समझ जाओगे कि द फ्रिक्शन फोर्स इज रिड्यूस्ड इफ थीटा इज रिड्यूस। थीटा आप रिड्यूस करोगे, साइन थीटा रिड्यूस होगा, फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस होगा। तो सी भी सही है, डी भी सही है। द फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरली चेंजिंग। क्या फ्रिक्शन फोर्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है, तो ये गलत है। द फ्रिक्शन फोर्स इज डिसिपेटिव, ये भी गलत है। आपको रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव नहीं होता है। ये जो है ना, इनके बीच का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो रेस्ट में होता है। क्या होता है? रेस्ट में होता है। रिलेटिव मोशन आपको कांटेक्ट पॉइंट का सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स डिसिपेटिव नहीं होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि नीट 2005 से पिक किया गया है, ड्रम ऑफ रेडियस आर एंड मास एम रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा द फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, रोल्स डाउन विदाउट स्लीपिंग। क्या हो रहा है, विदाउट स्लीपिंग। सो विदाउट स्लीपिंग होने का मतलब कि प्योर रोलिंग है, और प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन फोर्स नेवर डिसिपेट एनर्जी एट हीट, ए रॉन्ग है। डिक्रीजेज द रोटेशनल मोशन, बी भी रॉन्ग है। डिक्रीजेज द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशन, सी भी रॉन्ग है, बिकॉज रोटेशनल मोशन को डिक्रीज नहीं करता है, रोटेशनल मोशन को तो फैसिलिटेट करता है, उसको तो कराता है, ठीक है, बिकॉज केवल फ्रिक्शन ही है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सो डी होगा आंसर, इट कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल एनर्जी। सो क्लियरली आपको यदि रोलिंग होगा विदाउट स्लीपिंग, ध्यान दो, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, तो इसका मतलब हो गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको ट्रांसलेशनल एनर्जी को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और इस कारण से जो ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी होगा, वो नॉर्मल केस से कम होगा। लेकिन यदि फ्रिक्शन फोर्स आपको रोल नहीं करेगा, सिंपल यदि वो स्लीप करेगा ना, ठीक है, स्लीप करेगा, रोल नहीं किया मीन्स कि नो रोलिंग, तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, मीन्स कि म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया यदि रोल नहीं कर रहा है। और जो फ्रिक्शन है ना वो डिसिपेट करेगा एनर्जी एज हीट, जबकि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम भी हो सकता है। आई थिंक ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। ये जिस कंसेप्ट पर बेस्ड है उस पर आपको 2 प्रॉब्लम पूछा गया नीट 2016 में और मेंस 2010 में। A disk and a sphere of same radius but with different masses rolls on 2 inclined plane of the same altitude and length. Which of the following 2 object gets the bottom of the plane first? So यहाँ पर बेसिकली टाइम के बारे में पूछ रहा है। So आपको मालूम है टाइम का फॉर्मूला, मैं पहला वीडियो में आपको बताया हूँ। टाइम का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा स्क्वायर रूट 2h/g 1 + k² यही फॉर्मूला मैंने आपसे बोला है। सो अब देखो कि ये दोनों प्रॉब्लम में बोल रहा है कि साइन थीटा क्या है, सेम है, मीन्स कि इंक्लाइनेशन क्या है, सेम है, दोनों ऑब्जेक्ट के लिए h सेम है, g सेम है, मीन्स कि t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + k² का पावर 1/2। तो k² जिसके लिए ज़्यादा होगा आपको टाइम उसके लिए क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। सो अब निकाल लो कि इसको k² आपको समझने में यदि दिक्कत हो रहा हो ना तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + mk² दैट इज़ I डिवाइडेड बाई mr²। सो जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूँकि मास सेम है, रेडियस सेम है, तो जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, सो पावर 1/2, तो जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसके लिए टाइम ज़्यादा होगा। समझ गया कि नहीं समझे? अब देखो कि मोमेंट अब अलग अलग देखो, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr²। सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रिंग टाइप का मान सकते हो। सो हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों होता है mr², और सॉलिड सिलेंडर के लिए हो गया, डिस्क के लिए हो गया, इन दोनों के लिए होता है mr²/2। अब बताओ कि इसमें हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर में कौन पहले आएगा? जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो कम टाइम लेगा, सो रिंग आपको ज़्यादा टाइम लेगा। सो बॉटम में पहले कौन आ गया, डिस्क पहले आ गया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है वो पहले आ जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो ये पहले आ जाएगा। सो इसमें आंसर होगा डी स्फीयर और इसमें आंसर होगा डी सॉलिड सिलेंडर। आसान प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8। जब इंक्लाइनेशन चेंज होता है तब क्या अंतर आता है। ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन
two different inclined plane of same height but of different inclination in both cases, ये आपको एम्स 2017 से पिक किया गया। सो इंक्लाइनेशन चेंज हो गया। एक केस में सपोज करो ये एंगल हो गया θ1 और दूसरे केस में एंगल सपोज करो कि ये एंगल हो गया, कम कर दिया मैंने एंगल, ये हो गया θ2। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि स्पीड और टाइम का रिलेशनशिप, कि स्पीड कौन घटेगा कौन बढ़ेगा। सो स्पीड का रिलेशनशिप होता है v होता है स्क्वायर रूट 2g डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट अंदर में ही है। और टाइम का जो होता है t इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा स्क्वायर रूट 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब आप देख लो, जिसका एंगल थीटा कमेगा तो थीटा कमा डिक्रीज हुआ, साइन थीटा आपको डिक्रीज हुआ, टाइम आपको इंक्रीज हुआ। सो टाइम क्या हो रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सो टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। ठीक है, थीटा चेंज हो रहा है, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी डिफरेंट। लेकिन जो वेलोसिटी है वो एंगल पर चेंज नहीं कर रहा है, थीटा पर चेंज नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है, हाइट सेम है। ठीक है, हाइट सेम है। सो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम। सो वेलोसिटी सेम, टाइम डिफरेंट। इनफैक्ट आप बता सकते हो कि इन दोनों में किस में टाइम ज़्यादा लगेगा। सो यदि इन दोनों का हाइट सेम है, सपोज करो ये भी हाइट h है और ये भी हाइट h है, हालांकि ये कम छोटा हाइट का लग रहा है, तो आप ऐसे समझो कि ये कम इंक्लाइनेशन पर काफ़ी लंबा हो। ठीक है, सो ये हाइट सेम हो जाएगा h। ठीक है, सो ये θ2 है और ये भी हाइट h हो गया। तो इस केस में आप देखो कि किसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जिसमें थीटा का वैल्यू कम है। सो इसमें आने में जो सेकंड वाला है ना, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। और ऐसे भी ये है भी कि ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू सिलेंडर सॉलिड P and Q of same mass and same radius starts rolling down a fixed inclined plane from same height at the same time. Cylinder P has the most of its mass concentrated near its surface, while cylinder Q has most of its mass concentrated near the axis. Which statement is or are true? So ये प्रॉब्लम आपको JEE 2012 से पिक किया गया है। सो इसमें बोल रहा है कि दोनों सिलेंडर में से किसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम के बारे में बात हो रही है, और एंगुलर वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है, और एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। सो मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए। सो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर से आप ड्रॉप किए, दो सॉलिड सिलेंडर था, एक आपको P था और एक Q था। सो अब ये पूछ रहा है टाइम के बारे में। आपको मालूम है कि टाइम का जो फॉर्मूला होता है t, वो क्या होता है 1 बाई साइन थीटा स्क्वायर रूट 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम के स्क्वायर कर दो, मीन्स कि ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2h बाई जी 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर। ये हो गया आपको टाइम का फॉर्मूला। फिर आपको एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। क्लियर है? फिर आपसे पूछे यदि एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डेट इज़ आई बाई एम आर स्क्वायर। ये सब हो गए सारे फार्मूला। सो आपसे पूछ रहा है कि टाइम के बारे में, क्या बोथ सिलेंडर क्या सेम टाइम पर रीच करेगा, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर टाइम डिपेंड कर रहा है। एक सिलेंडर है, मैं यहाँ फिगर बनाता हूँ, सपोज करो कि ये सिलेंडर, यहाँ पर ऐसे करके फिगर बनाता हूँ, ये सपोज करो कि सिलेंडर P है और इसके अबाउट निकालना है। दूसरा सिलेंडर Q है, ये आपको Q है। अब P का जो ना मैक्सिमम मास इसके सरफेस पर कंसंट्रेटेड, मीन्स कि यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, और Q पर मैक्सिमम मास उसके एक्सिस के आसपास कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर कंसंट्रेटेड है। तो क्लियरली मास जितना दूर है उतना ही उसका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस एक्सिस से मास जितना दूर है। सो मास, आप बोलो फार डिस्टेंस,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोर। सो बताओ कि IP का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IQ से ज़्यादा होगा, बिकॉज जितना ज़्यादा दूर मास है वही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सो टाइम तो दोनों का सेम नहीं होगा, सो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब एक्सेलरेशन के बारे में बात करोगे तो एक्सेलरेशन में देखो, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो जिसका ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम एक्सेलरेशन। सो पी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा, इसका एक्सेलरेशन कम। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि सिलेंडर पी हैज़ लार्जर लीनियर एक्सेलरेशन, जबकि सिलेंडर पी का एक्सेलरेशन जो होगा ना वो कम होगा। क्लियर है, बिकॉज IP इज़ ग्रेटर देन IQ, सो AP इज़ लेस देन AQ होगा। अब आता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, बिकॉज देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिकॉज वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रहा है। सो ये भी फॉल्स हो गया। अब हम लोग D वाला देख लेते हैं, सिलेंडर Q रीचेज द ग्राउंड विथ लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। सो आपने देखा कि IP ग्रेटर देन IQ है, सो क्लियरली VP जो होगा ना वो लेस देन VQ के होगा, बिकॉज आपको मालूम है कि जो वेलोसिटी है ना वो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√I के। क्लियर है, सो आप यहाँ से बोल सकते हो। और जो वेलोसिटी जब यदि VP कम है, मीन्स कि जो P है उसका वेलोसिटी कम है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी P का कम होगा विथ रिस्पेक्ट टू Q, बिकॉज आपको मालूम है कि ओमेगा क्या होता है, V/R होता है। सो क्लियरली ये वाला आपको ट्रू होगा, डेट इज सिलेंडर Q रीचेज द ग्राउंड विथ लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। देखो आपको समझाने के लिए मैं इतना सब चीज़ लिखा, अदरवाइज आपके यदि कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत जल्दी सवाल को बना लोगे। आपको सिंपल ये कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, लाइक कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा तो टाइम तो सेम लगेगा ही नहीं, तो ये सीधे गलत हो जाएगा और ये सीधे गलत हो जाएगा। आपको ये और ये में देख लेना होगा, और जैसे आप B को एलिमिनेट करोगे सीधे D आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि आपको नीट 2014 से पिक किया गया है। द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा विदाउट स्लीपिंग एंड स्लीपिंग डाउन विदाउट रोलिंग। सो आपको दो केस बोल रहा है, एक तो बोल रहा है कि विदाउट स्लीपिंग और आपको विदाउट रोलिंग। सो विदाउट स्लीपिंग मतलब हो गया प्योर रोलिंग का केस, ठीक है, और एक हो गया आपको विदाउट रोलिंग मीन्स कि आपको स्लाइडिंग का केस, ठीक है। सो ये आपको सॉलिड स्फीयर है, सो सॉलिड स्फीयर, और यदि ये केवल स्लीप करेगा, ठीक है, केवल स्लाइड करेगा ना, तो इसका फिर एक्सेलरेशन आपको मालूम है क्या होता है, G sin थीटा। ये कहाँ से आया, क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स, इस तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा, फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं दिया है, सो mg sin थीटा डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू G sin थीटा हो गया इसका एक्सेलरेशन। सो मैं एक्सेलरेशन स्लीपिंग लिख देता हूँ। अब रोलिंग के केस में मालूम है आपको, रोलिंग के केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है G sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k² r²। इसको हम लोग देख चुके हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हो G sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ऊपर नीचे m से यदि मल्टीप्लाई कर देते हो तो I डिवाइडेड बाई mr²। तो अब निकाल लो, रेशियो निकालना है। पहला है विदाउट स्लीपिंग, ऊपर में क्या रखना है, विदाउट स्लीपिंग मीन्स कि रोलिंग। सो एक्सेलरेशन रोलिंग डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन स्लीपिंग इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो G sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + I/mr² और डिवाइडेड बाय G sin थीटा। सो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा सॉलिड स्फीयर का। सो देखो सॉलिड स्फीयर का यदि आप सेंटर से जो पॉइंट पास करता है उसके अबाउट निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो होता है 2/5 mr²/mr²। सो डेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2/5 डेट इज इक्वल टू 5/7। सो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, 5/7, डेट इज ए। प्रॉब्लम नंबर 10 देखो, ये आपको एम्स 2008 से पिक किया गया है, असर्शन रीजन बेस्ड है। द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज ऑफ गिवन हाइट इज मोर व्हेन इट स्लाइड्स डाउन द प्लेन कंपेयर टू व्हेन इट रोल्स डाउन द सेम प्लेन। सो पहले हम लोग असर्शन को समझते हैं कि असर्शन बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है
कि यदि कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, जो कि यहाँ पर आ रहा है, सो यदि ये यदि रोल नहीं करेगा तब वेलोसिटी जो होगा सो आप बोल देते हो वेलोसिटी स्लीपिंग बोल दो सपोज करो। और दूसरा जब वो रोल करते हुए आ रहा है तो वेलोसिटी को बोल देते हो वी रोलिंग। सो ये बोल रहा है कि वी स्लीपिंग इज़ ग्रेटर देन वी रोलिंग। हालांकि इसने यहाँ पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का यूज़ नहीं किया, आइडियली इसको ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये कंपेयर कर रहा है रोलिंग के केस से, इसलिए इस वेलोसिटी को आप मान सकते हो कि ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। तो बोल रहा है कि वी स्लीपिंग या वी ट्रांसलेशनल इज ग्रेटर देन वी रोलिंग, और उसका रीज़न दे रहा है कि रोलिंग में बॉडी एक्वायर करता है बोथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। सो ये देखो, ये स्टेटमेंट तो सही है। जब भी आपको ये ऊपर से स्लीपिंग करते हुए आएगा तब वेलोसिटी क्या होगा, उस केस में वेलोसिटी v होता है। सपोज करो ये h हाइट है, तो देखो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A पे होगा mgh, और जब यहाँ पर आ गया डाउन में तो कितना हो जाएगा 1/2 mv²। सो यहाँ से आ गया v इज इक्वल टू √2gh। सो ये स्लीपिंग बोल दो। रोलिंग के केस में क्या होगा, वी रोलिंग के केस में आपको मालूम है ये होता है √2gh डिवाइडेड बाई 1 + k²/r², या फिर बोल सकते हो √2gh 1 + मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई mr²। सो किसी का भी यूज कर सकते हो दोनों फॉर्मूला में से। और ये आपको कैसे निकाले थे ये हम लोगों ने देखा था, यही आप किए थे mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस 1/2 I ω², डेट इज I को आपने बोला ये रेडियस ऑफ जाइरेशन के टर्म में mk² ω² को बोला v²/r²। सो इससे ये आ गया था। तो क्लियरली आप देख रहे हो कि वेलोसिटी ऑफ रोलिंग क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लीपिंग से कम है। और क्यों कम है, बिकॉज कुछ पार्ट इसका जो है ना, आपको जो फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो फ्रिक्शन है ना, वो जब रोल कराता है तो कुछ पार्ट जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। लेकिन इसका ये जो रीज़न है ये भी करेक्ट है। इन रोलिंग डाउन अ बॉडी एक्वायर्स बोथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रू है। आप रीजन में ऐसे बोलोगे कि इसे रोलिंग में फ्रिक्शन कुछ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है, मीन्स कि कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस कारण से ये आपको रोलिंग में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कम जाता है। क्लियर है? सो assertion रीजन बोथ ट्रू, बट रीजन कैन नॉट बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ mass M and radius R rolls without slipping down an inclined plane of length L and height h. What is the speed of center of mass when the cylinder reaches its bottom? बहुत ही आसान है। हम लोगों ने देखा है कि वेलोसिटी का रोलिंग के केस में आता है √2gh डिवाइडेड बाई 1 + I/mr², और ये सॉलिड सिलेंडर है, मीन्स कि ये पूरा भरा हुआ ऐसे सिलेंडर है। तो जब ऊपर से देखोगे तो बच्चों इसको आपको क्या दिखेगा, ये डिस्क दिखेगा, ये डिस्क दिखेगा ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है mr²/2 इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही निकलेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी हो गया √2gh डिवाइडेड बाई 1 + mr²/2, और ये हो गया mr², ये कैंसिल आउट हो गया। सो √2gh डिवाइडेड बाई 3/2 डेट इज √4/3gh। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। आगे बढ़ें और नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 12 है। ये भी बहुत ही आसान है, सिमिलर टाइप का है। ये आपको नीट 1992 से पिक किया गया है। द स्पीड ऑफ ए होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज। सो विदाउट स्लाइडिंग बोल रहा है, मीन्स कि रोलिंग के बारे में बोल रहा है। और इस केस में फिर से आप लिखोगे वही 2gh डिवाइडेड बाई 1 + k² ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ये क्या हो गया 5 × 10gh डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन देखो ए करेक्ट है। ये सब आपको ना 5 सेकेंड्स में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे यदि आप थ्योरी का पार्ट भी मेरा देखोगे तो, ठीक है। ऐसे हम लोग सारा चीज़ कर भी रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑन काइनेटिक एनर्जी
ठीक है। सो पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13 जो नीट 2019 से पिक किया गया है। ए डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 किलोग्राम रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। सो मैं फिगर बना देता हूँ। ये डिस्क है जो कि रोल करते हुए जा रहा था और ये इसका जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का स्पीड वो दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डेट इज़ 20/100, डेट इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है। इसका रेडियस आपको दिया गया है 2 मीटर और इसका वेट दिया गया है 100 kg। आपको बोल रहा है कि इसको कितना वर्क से स्टॉप करोगे। सो बट नेचुरल आप फोर्स इस तरफ लगाओगे इसको स्टॉप करने के लिए, और आपको मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम के रूप में आपके पास बहुत अच्छा हथियार है। जब वेलोसिटी में अंतर दिया जाए और वर्क पूछे ना तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ हमेशा। इसमें भी देख रहे हो वेलोसिटी दिया गया इनिशियल वेलोसिटी या वी बोल दोगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टॉप हो गया मीन्स 0 हो गया, मीन्स की वेलोसिटी आपको मालूम चल गया। वर्क पूछ रहा है बस आंख मूंद करके यही अप्लाई करना है, ध्यान दो। सो आप बोलोगे कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा 1/2। आप इसको ऐसे लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ 1/2 m। फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो मैं इसको KI लिखता हूँ। सो ये हो गया -KI के इक्वल। सो वर्क डन आपको हो गया -KI। अब KI का वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, ये आपको रोल्स कर रहा है तो KI होगा काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। अब ये स्टेप मैं बार बार कर रहा हूँ और मैं एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोनों चीज़ बार बार निकाल रहा हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होगा 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन होगा 1/2 mk² इंटू v²/r²। देखो इतना स्टेप मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। सो 1/2 mv² 1 + k²/r², और k²/r² डिस्क के केस में क्या होगा, ये होगा 1/2 mv² 1 + mr²/2 डिवाइडेड बाय mr²। सो ये कैंसिल हो गया 1/2। सो ये हो जाएगा आपको 3/2 इंटू 1/2 mv²। अब सब वैल्यू पुट कर दो। सो ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 m का वैल्यू है 100 और v² का वैल्यू है 0.2 इंटू 0.2। सॉल्व कर दो, हो गया, ये 100 है तो चला गया। सो ये आ गया आपको 3 जूल। सो आंसर देखो तो 3 जूल हो जाएगा। इनफैक्ट निगेटिव साइन के साथ आएगा, मीन्स कि आप चूँकि स्टॉप कर रहे हो तो वर्क आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14। A solid sphere in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy simultaneously. The ratio of KT प्लस KR निकालना है, बहुत आसान है। KT हो गया 1/2 mv² और KR हो जाएगा 1/2 mv² 1 + k²/r²। सो ये हो गया 1/1 प्लस कौन सा सॉलिड स्फीयर है तो ये हो जाएगा 2/5। सो डेट इज़ इक्वल टू 5/7 और ऑप्शन हो जाएगा आपको सेकेंड करेक्ट। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15। ये भी बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ए सॉलिड स्फीयर is rolling on a frictionless surface shown in the figure with a translation velocity v meter per second. If it is to climb an inclined surface then the velocity should be। एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, एम्स 2005 का प्रॉब्लम है, जेई में भी ये पूछा है प्रॉब्लम। सो क्लियरली इनिशियल इसका जब नीचे में था पॉइंट ए पे था तो जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा 1/2 mv² 1 + k²/r²। और यहाँ पर जब आ गया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है मिनिमम पूछ रहा है तो कम से कम कितना होना चाहिए वेलोसिटी। सो ये होगा mgh। सो यदि ये वेलोसिटी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, ये यदि इससे ज़्यादा होगा या इक्वल होगा तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, जस्ट इक्वल होगा तो यहाँ पर जाकर के स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो जस्ट इक्वल यदि मिनिमम वेलोसिटी के लिए बोलोगे
तो ये हो जाएगा इक्वालिटी साइन, और ग्रेटर देन तब होगा जब ये आपको वेलोसिटी इतना हो कि ये वहाँ पर जाए और तब भी वेलोसिटी रहे। सो अब इसको सॉल्व कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखो 1/2 mv² 1 प्लस mk² हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 mr² डिवाइडेड बाई mr², और ग्रेटर देन इक्वल टू mgh हो गया। सो ये आपको सॉल्व कर दोगे तो v² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, या v² इंटू कर दो, v²/2 इंटू 5 + 2 7/5 greater than equal to gh, and v² must be greater than equal to 10/7 gh, and v must be greater than equal to √10/7 gh। सो बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका वेलोसिटी यदि 10/7 gh के बराबर या इक्वल होगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। यदि इक्वल होगा तो यहाँ पर जा कर के ये जस्ट चढ़ेगा और उसके बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और यदि ज़्यादा होगा तो उसके बाद उस पॉइंट पर भी वेलोसिटी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑन द वेलोसिटी, एक्सलरेशन एंड डिस्टेंस। सो प्रॉब्लम नंबर 16 आपको वेलोसिटी पर है डिपेंडेंट। सो एम्स 2014 से पिक किया गया है। अ व्हील इज रोलिंग स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लीपिंग इफ द एक्सिस ऑफ व्हील हैज स्पीड v, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पॉइंट p ऑन द रिम डिफाइंड बाय द एंगल थीटा रिलेटिव टू ग्राउंड इज। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। देखो ये जो है ना, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ये आपको रोल कर रहा है, बॉडी रोल कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आगे भी चल रहा होगा v वेलोसिटी से और ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम भी रहा होगा। और जहाँ पर v का वैल्यू होगा r ओमेगा के, जहाँ पर r इसका क्या है, रेडियस है। अब एक पॉइंट बोला कि पॉइंट p है एक, ठीक है, जो कि ये जो लाइन है इस लाइन से, वर्टिकल लाइन से ये थीटा एंगल बना रहा है। सो ये पॉइंट P पर बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी क्या होगा। सो इसको निकालने का दो तरीका है। पहला तो पॉइंट P पर आप ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकालो। सो जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, मैं यहाँ पर फिर से फिगर बनाता हूँ। इस पॉइंट P पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v ही होगा और इस डायरेक्शन में उसका r ओमेगा होगा। अब इस v और r ओमेगा को आप यदि वेक्टरली ऐड कर दोगे ना तो आपको नेट वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर है। सो ऐसे वेक्टर एडिशन करने की जगह उससे आसान मेथड क्या है कि जब बॉडी प्योर रोल करता है तो उसका जो ग्राउंड का कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, कांटेक्ट पॉइंट इज इन रेस्ट है, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट इज इन रेस्ट। और आप मानते हो कि बॉडी अपने कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट कांटेक्ट पॉइंट। और आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो एक्सिस है ना, एक्सिस इज नाउ कांटेक्ट पॉइंट। जो कांटेक्ट पॉइंट है ये, वो उसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया। सो यदि इस पॉइंट को एक्सिस मान करके आपको वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालोगे। देखो यदि आप एक बॉडी ऐसे रोल करता है और इस पॉइंट को, इसके सेंटर को कांटेक्ट पॉइंट या एक्सिस मान करके जब निकालते हो, सेंटर को जब एक्सिस मान कर निकालते हो तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, उसको उसका डायरेक्शन के लिए वहाँ से वहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हो और टेंजेंट डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर निकालना होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, यदि ओमेगा एंगुलर स्पीड है और r डिस्टेंस है तो v बोलते हो r ओमेगा। क्लियर है। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी आपको पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड भी पता चल जाता है। अब कांटेक्ट पॉइंट ये बन गया है। सो इसके कारण जब आप निकालोगे तो किसी भी पॉइंट पर, यदि इस पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्योर रोलिंग के केस में। अब ध्यान दो, ये क्या चीज़ है, एकदम रोलिंग के केस में। सो दिस इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। सो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या है, r और r है। सो 2r इंटू ओमेगा है। यदि यहाँ पर बात करोगे तो ये डिस्टेंस क्या होता है, √2r होता है। सो ये हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, √2r ओमेगा। तो यहाँ पर मुझे यदि निकालना है पॉइंट P पर जो एंगल थीटा बना रहा है तो क्या करोगे, इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट को आप Q मानो, इस पॉइंट को P मानो, तो क्या हो जाएगा, QP इंटू ओमेगा।
QP इंटू ओमेगा। सो आपका उद्देश्य है QP निकालना और डायरेक्शन तो आपको पता ही है। सो QP कैसे निकालोगे, अब ये एक नेक्स्ट टास्क हम लोग के पास में है कि QP कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर पहुँचने के लिए आप दो चीज़ लेते हो, सपोज करो ये हो गया आपको पॉइंट P तो O PO हो गया, और दूसरा पॉइंट ये क्या हो गया OQ। सो इन दोनों के बीच का यही जो लेंथ निकालना है, तो आप डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट याद है। सो ये एंगल यदि थीटा हो गया तो ये दोनों वेक्टर को मान लोगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, टेल टू टेल या हेड टू हेड। सो ये एंगल जो होगा ना, ये एंगल, ये आपको दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा, इनके बीच का एंगल टेल टू टेल बनाने के लिए इसको आगे करोगे तो देख रहे हो यहाँ ये टेल हो गया और इसका ये टेल उठ के यहाँ पर आ जाएगा। सो इसके बीच का एंगल थीटा हो गया, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, देखो इसका ये भी r है, ये भी r है। सो दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड r है और एंगल थीटा है, वो होगा r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, डेट इज इट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, डेट इज स्क्वायर रूट 2r स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, डेट इज इक्वल टू स्क्वायर 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, डेट इज 2r कॉस थीटा बाई 2। सो ये आपको निकल के आ गया, क्लियर है। और आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q पे जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी एट पॉइंट Q यहाँ पर इस डायरेक्शन में VQ मैं बोल देता हूँ, तो ये हो गया 2r cos थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा, और r इंटू ओमेगा V के इक्वल है, ठीक है। सो बोलोगे 2v cos थीटा बाई 2। सो इसका आंसर क्या होगा, 2v cos थीटा बाई 2। कितना आसानी से निकला, देखो आपको समझाने के लिए मैं इतना वेक्टर वेक्टर लिखा, नहीं तो आप क्या करोगे, आपको कंसेप्ट पता है कि इस पॉइंट P के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है, तो आप आराम से यहाँ तक का डिस्टेंस इस वेक्टर फॉर्मूला से निकाल लोगे और उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको एम्स 2012 से लिया गया, प्रॉब्लम नंबर 17। अ डिस्क इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सी इज इट्स सेंटर एंड Q and P आर 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम C। इफ VP, VQ and VC be the magnitude of velocity of point P, Q and C respectively, then आपको इनके बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ये प्योर रोलिंग है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का केस है। सो आप देखो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप O मान लो, तो ये इसके रिस्पेक्ट में निकाल लो। सो यदि Q की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ कर दोगे और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड होगा इसका V इज इक्वल टू OQ इंटू ओमेगा। ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये क्या होगा, VC इज VQ है, VC इज इक्वल टू OC इंटू ओमेगा। इस जगह पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा VP इज इक्वल टू OP इंटू ओमेगा। क्लियर है। अब बताओ, ओमेगा तो सेम है, OC, OP और OQ सबसे बड़ा है तो VQ सबसे बड़ा होगा। सो VQ आपको सबसे बड़ा होगा, VC उससे छोटा होगा और VP सबसे छोटा होगा, तो आंसर A करेक्ट होगा। आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18। ये भी आपको एम्स 2013 से पिक किया गया, असर्शन रीजन बेस्ड है। ए रिजिड डिस्क रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क इज 0। सो ये बोल रहा है कि यदि ये रोल कर रहा है, ठीक है, सो यहाँ पर जो लोएस्ट पॉइंट है ना, इसका एक्सेलरेशन 0 है। सो कांटेक्ट पॉइंट को मैं यदि C बोल रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि AC इज इक्वल टू 0। और रीज़न क्या बोल रहा है, फॉर अ रिजिड डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज ऑलवेज 0। सो ये तो देखो, हालांकि वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क इज ऑलवेज 0 नहीं होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस, यदि कॉन्टेक्ट सरफेस मूव कर रहा होगा ना, तो इसका वेलोसिटी को मूव करना होगा, बिकॉज प्योर रोलिंग का केस है। लेकिन आप मान सकते हो कि ठीक है, ये सही लिखा है। सो फॉर अ रिजिड डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द वेलोसिटी ऑफ लोएस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज ऑलवेज 0 इज ट्रू। लेकिन क्या ये एक्सेलरेशन भी इस पॉइंट पर 0 होगा?
सो आपको प्योर रोलिंग के केस में मालूम है v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, डेट इज डी वी बाई डी टी। यदि डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, डेट इज एक्सलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर के इक्वल हो जाएगा। सो इस पॉइंट पर यदि आगे की तरफ एक्सेलरेशन अल्फा ए होगा तो आपको इस तरफ जो पीछे की तरफ जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, अल्फा इंटू आर लगेगा। सो बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो रही है। एक आप चूंकि यदि रोल करेगा तो इस पर एक अंदर की तरफ भी एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ भी एक्सेलरेशन लगेगा, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलोगे। बिकॉज रोलिंग दो पार्ट से मिलकर के बनता है, एक हो गया ट्रांसलेशन और एक हो गया आपको रोटेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। सो जो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा, लेकिन ये जब रोटेशन में है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसमें जीरो नहीं होगा। सो एक्सेलरेशन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिस्क इज जीरो, ये आपको रॉन्ग एसर्शन हो गया। सो एसर्शन इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बट रीजन इज राइट बोल सकते हो। ठीक है, आर इज राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम नंबर 19। ये भी अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, एम्स 2002 से पिक किया गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है रोलिंग के केस में, उसको ये कंसीडर करता है। ए पॉइंट पी कंसीडर एट कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ ए व्हील ऑन ग्राउंड विच रोल्स ऑन ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी व्हेन द व्हील कंप्लीट्स हाफ ऑफ रोटेशन इज। तो बोल रहा है कि पहले एक कॉन्टेक्ट पॉइंट पी है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। कॉन्टेक्ट पॉइंट पी है और जो रोल्स करता है, अब ये बोल रहा है कि जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया, मीन्स कि हाफ रोटेशन जब कंप्लीट कर लेगा तो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा। जब फुल रोटेशन कर लेगा तो कॉन्टेक्ट पॉइंट फिर से वहीं पर आ जाएगा, लेकिन ये हाफ रोटेशन किया तो कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने में डाउट, वैसे मैंने थ्योरी में इसको ढंग से किया हूँ, तो आप क्या करो कि दोनों के कारण देख लो, ट्रांसलेशन के कारण भी देख लो और रोटेशन के कारण भी देख लो। सो ट्रांसलेशन के कारण इसने ये इतना दूरी आया, कितना दूरी आया, ट्रांसलेशन के कारण इतना दूरी आया, और एक कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस करता है 2 पाई आर। सो हाफ जो रोटेशन होगा, हाफ कंप्लीट रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ट्रांसलेशन डिस्टेंस 2 पाई आर बाई 2। सो यहाँ से यहाँ तक जब आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 पाई आर बाई 2। अब रोटेशन के कारण देखो, मीन्स कि जब केवल घूम रहा हो तो उसके कारण। सो ये पॉइंट पी यहाँ पर था, घूम करके ये पॉइंट पी यहाँ पर आ गया, तो रोटेशन के कारण जो डिस्टेंस कवर किया वो ये किया। सो ये डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ट्रांसलेशन है, और डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोलिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। सो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये डिस्टेंस देख लो, पाई स्क्वायर रूट पाई आर स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस क्या है, 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। अब ये कर दो, r का वैल्यू कितना दिया गया, देखो r का वैल्यू 1 मीटर है। सो स्क्वायर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4, सो 4 प्लस पाई स्क्वायर कौन है, बी है आंसर। आसान प्रॉब्लम था ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको जेई 2009 से पिक किया गया है। अ स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस। इन दिस फिगर ए इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बी इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर एंड सी इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, देन रिलेशनशिप बिटवीन ऑल 3 वेलोसिटीज। सो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, वी बी बोलो, वी बी होगा आपको ओमेगा आर के इक्वल, और यहाँ पर वेलोसिटी होगा वी सी होगा, ये होगा 2 ओमेगा आर के इक्वल, और वी ए होगा आपको 0 के इक्वल। अब आप एक एक करके ऑप्शन देखो। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑप्शन आपको क्या है, वेक्टर के फॉर्म में है। सो वी सी माइनस वी ए, सो वी सी माइनस वी ए होगा 2 ओमेगा आर, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी हो गया आपको माइनस ओमेगा आर, ठीक है, इंटू 2। सो 2 ओमेगा आर इस डायरेक्शन में, माइनस 2 ओमेगा आर इस डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर साइन के कारण ये रॉन्ग हो जाएगा। बी देखो, वी सी माइनस वी बी, सो वी सी माइनस वी बी हो गया आपको ओमेगा आर, किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। वी बी माइनस वी ए भी होगा ओमेगा आर, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये सही हो गया। तीसरा है वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए होगा 2 ओमेगा आर, इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन मॉड लिया है, मीन्स की डायरेक्शन को अब ख़त्म कर दिया, किल कर दिया डायरेक्शन को।
इज इक्वल टू 2 मॉड वी बी माइनस वी सी। सो वी बी माइनस वी सी आपको लोगे तो वो भी ओमेगा आर के इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ तो 2 ओमेगा आर, तो ये भी करेक्ट हो गया। और वी सी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ए आपको हो गया मॉड ले रहा है तो 2 ओमेगा आर हो गया, 4 मॉड वी डेट इज इक्वल टू 4 ओमेगा आर, तो ये आपको रॉन्ग हो गया। सो आपको बी और सी क्या निकल के आया, करेक्ट निकल के आया। आसान प्रॉब्लम था। अब हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो कि रोलिंग का है, और इसमें बोल रहा है ए रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस कैपिटल आर हैज 3 पार्टिकल अटैच्ड टू द रिंग एज शोन इन द फिगर बिलो। द सेंटर ऑफ रिंग हैज अ स्पीड ऑफ v, सो v इसका सेंटर का स्पीड है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, सो बेसिकली इस मास का काइनेटिक एनर्जी निकालो, इस मास का काइनेटिक एनर्जी निकालो, इस मास का काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। और ध्यान दो ये क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये चल भी रहा है ये मास, और ये मास आपको रोटेट भी कर रहा है। तो सबसे आसान तरीका होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हो गया ना C, इसके अबाउट निकाल लो। सो इसके अबाउट इसका जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, स्क्वायर रूट 2 आर ओमेगा दैट इज स्क्वायर रूट 2 V0। इसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यही आप ऐसे निकाल लोगे, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 आर इंटू V0 है तो V0 बोल दो। यहाँ पर निकालोगे वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगा, और ये क्या होगा 2 आर V0। और ये जो खुद जो रोल कर रहा है रिंग, इसके कारण आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 mv स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो सारा आप एनर्जी समझ गए। अब मैं एक एक करके निकाल देता हूँ। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर V0 स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। रिंग के केस में हो जाएगा, रिंग केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, सो ये 1 हो गया, प्लस 1/2 m इंटू स्क्वायर रूट 2 V0 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 2m इंटू स्क्वायर रूट 2 V0 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू 2 V0 का होल स्क्वायर। सो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो ये क्या निकल गया, 1/2 m V0 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1/2 m, ये हो जाएगा 2 V0 स्क्वायर प्लस 1/2 2m इंटू 2 V0 स्क्वायर प्लस 1/2 m इंटू 4 V0 स्क्वायर। सॉल्व कर दो, बहुत निकल गया ये। तो ये हो गया m V0 स्क्वायर प्लस m V0 स्क्वायर प्लस 2m V0 स्क्वायर प्लस 2m V0 स्क्वायर। सो 2 2 4 2 6 डेट इज 6m V0 स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 6m V0 स्क्वायर। सो आई थिंक ना ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसका थ्योरी पार्ट देखते हैं, और वो भी इतना ही इंटरेस्टिंग है।